नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 31 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू डिस्कस करेंगे मैरिटल रेप से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित और तीसरा आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैरिटल रेप से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 1 में सोसाइटी में जो वुमेन रिलेटेड टॉपिक है वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। क्या मतलब है मैरिटल रेप का? देखो, सिंपल मतलब ये है, शादी के बाद जब कोई पर्सन अपने स्पाउस के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बिना उसकी कंसेंट के, तो ये है मैरिटल रेप। वैसे तो देखो, मैरिटल रेप हस्बैंड के द्वारा भी किया जा सकता है और वाइफ के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा फोकस इसी एस्पेक्ट पे है कि जब हस्बैंड के द्वारा बिना वाइफ की कंसेंट के वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स इस्टेब्लिश किया जाता है। देखो, ये उस मानसिकता का एविडेंस है जिसके तहत मैन जो है वो ये मानते हैं महिला हमारी प्रॉपर्टी है। इस मानसिकता के तहत बहुत से रेप हमारे देश में होते हैं और शादी के बाद भी पुरुषों के द्वारा महिलाओं के साथ उनकी अनुमति के बिना जो ये सेक्स किया जाता है, ये उसी मानसिकता का परिचय है कि वुमन जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, यानी वाइफ जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। आज 100 से अधिक देशों में मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया उन 36 देशों में से एक है जहां पे अभी भी मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज नहीं है, यानी कोई सजा नहीं है मैरिटल रेप की। बात करें कंटेक्स्ट क्या है, अभी हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पास एक मामला पहुंचा था। उस मामले के तहत वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ काफ़ी सेक्शंस के तहत, आईपीसी की काफ़ी सारे सेक्शंस के तहत केस दर्ज करवाया था। सेक्शन 376 जो रेप से रिलेटेड है, सेक्शन 377 ये अननेचुरल सेक्स से संबंधित है, मतलब नेचर के अगेंस्ट सेक्स। सेक्शन 498A ये रिलेटेड है क्रूल्टी टुवर्ड्स वाइफ बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिश्तेदारों के द्वारा वाइफ के ऊपर क्रूल्टी करना। क्रूल्टी मतलब क्रूरता, मतलब वाइफ के ऊपर फिजिकली या फिर मेंटली नुकसान पहुंचाना, हार्म करना। तो देखो, ये मामला पहुंचा था हाईकोर्ट के पास। ट्रायल कोर्ट ने तो वाइफ के इन सभी चार्जेस को अपहेल्ड किया था, मतलब, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेक्शन 498A और सेक्शन 377 इनको तो अपहेल्ड किया, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह बोला कि भैया सेक्शन 376 के तहत कोई केस नहीं बनता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह भी कहा, शादी के बाद अगर देखो वाइफ की एज 18 साल से ज़्यादा है तो हस्बैंड और वाइफ आपस में सेक्स करते हैं और वाइफ की अगर कंसेंट नहीं भी है तो ये रेप नहीं कहलाएगा। मतलब देखो, आज के समय में कानून ये कहता है हस्बैंड और वाइफ के बीच जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है शादी के बाद, और अगर वाइफ की एज 18 साल से ज़्यादा है तो सभी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हैं वो कंसेंसुअल हैं, यानी सहमति के साथ हैं। कोई भी मैरिटल रेप का केस जो है वो दर्ज नहीं हो सकता अभी के कानून के अनुसार। राइटर कहती हैं, देखो ये कानून में डिस्क्रिपेंसी है, यानी कमी है। इसके बाद हम उन आर्गूमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो दिए जाते हैं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए। सबसे पहला आर्गुमेंट, देखो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है हमारे देश के कानून में, तो इसका मतलब शादी के बाद हस्बैंड को एक प्रकार से लाइसेंस मिल गया है बिना वाइफ के कंसेंट के उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स इस्टेब्लिश करने का। मतलब हस्बैंड फोर्स की सहायता से भी, यानी जबरन वाइफ के साथ सेक्स कर सकते हैं। कोई क्रिमिनलाइजेशन का प्रोविजन नहीं है इस सिलसिले में। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर। आप ये समझिए, देखो एक इरा, विक्टोरिया इरा, जब ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया थी, ये उस समय की बात है 1837 से लेकर 1901 के बीच की। उसी समय ये इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस आए 1860 में, और उस समय इंडिया ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, कॉलोनी था ब्रिटेन की। तो उस समय ये डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर ये था कि महिला के अलग से कोई इंडिपेंडेंट राइट्स नहीं है। मतलब शादी के बाद वाइफ
जो हैं उनके राइट्स सबज्यूम हो जाएंगे हस्बैंड के राइट्स में। मतलब वाइफ जो है वो हस्बैंड का कामकाज देखेंगी। सीधे लफ्जों में बात करें तो वाइफ की जो आइडेंटिटी है वो हस्बैंड की आइडेंटिटी में सबज्यूम हो जाएगी, मिल जाएगी। ये डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर। और ये डॉक्ट्रिन तभी आया था जब आईपीसी आए थे हमारे देश में, उसमें ब्रिटेन राज कर रहा था इंडिया पर 1860 में। तो तब के प्रोविजंस अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। तब तो देखो महिला और पुरुष को इक्वल नहीं माना जाता था, बट आज हालात जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। आज महिलाओं के पास प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का अधिकार है। आज महिला की जो आइडेंटिटी है पुरुषों की आइडेंटिटी से अलग है। तो मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करने की आवश्यकता है। इसके बाद आर्गुमेंट दिया जाता है आर्टिकल 14 से संबंधित। देखो, इंडियन वुमेन को इंडियन मैन के बराबर ट्रीट करना चाहिए और शादी के बाद महिलाओं के भी इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ शादी हो गई तो वाइफ के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो खत्म हो गए, ये तो गलत है ना। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत कहा है कि बॉडी की जो इंटीग्रिटी है ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। और आपको पता है आर्टिकल 21 तो एक फंडामेंटल राइट है। मतलब वुमन को पूरा पूरा अधिकार है अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल रिलेशंस को रिफ्यूज करने का, क्योंकि बॉडी की इंटीग्रिटी और प्राइवेसी ये देखो संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। पुट्टास्वामी केस की जजमेंट के बाद राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है, देखो रेप तो रेप है, चाहे वो किसी अजनबी के द्वारा किया जाए या फिर हस्बैंड के द्वारा किया जाए। मतलब जो परपिट्रेटर हैं वो कोई भी हो, रेप तो रेप है। इसके बाद रेप नॉट ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। देखो, अगर मैरिटल रेप का सामना किसी वाइफ के द्वारा किया जाता है और वो वाइफ कोर्ट में जाके कहती है कि मेरा मैरिटल रेप हुआ है, तो ये ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स लेने का, यानी तलाक लेने का। इस वजह से वो वाइफ्स जो मैरिटल रेप का सामना करती हैं वो हेल्पलेस फील करती हैं, क्योंकि ये ग्राउंड है ही नहीं तलाक लेने का। अगर देखो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाता है तो फिर वाइफ्स को बचाया जा सकता है एब्यूजिव हस्बैंड से। और जब देखो 100 से अधिक देशों ने इसे क्रिमिनलाइज कर दिया है तो भारत को भी कर देना चाहिए। इवन निर्भया केस के बाद जो JS वर्मा कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी ने भी यही कहा था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। ये हमने वो आर्गुमेंट्स डिस्कस किए जो दिए जाते हैं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए। अब हम उन आर्गुमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो कहते हैं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। सबसे पहला देखो, अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाता है तो इसमें इंप्लीमेंटेशन के इश्यूज आएंगे। अब देखो, बंद कमरे में हस्बैंड और वाइफ के बीच क्या हो रहा है ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ जानते हैं। तो फिर कल को अगर वाइफ के द्वारा हस्बैंड के ऊपर मैरिटल रेप का केस मतलब चार्ज लगा भी दिया जाता है तो ये प्रूफ कैसे होगा? क्या कानून टोटली वाइफ की स्टेटमेंट पर निर्भर करेगा? वाइफ तो देखो बहुत बार झूठ भी बोलती हैं। आपको पता है दहेज संबंधित, रेप संबंधित कितने सारे केसेस सामने आते हैं, झूठे केसेस सामने आते हैं। तो बहुत से हस्बैंड्स का हरासमेंट होगा अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज इस प्रकार से कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी मिसयूज ऑफ लॉ से संबंधित है। ये देखो एक टूल बन जाएगा हस्बैंड्स को हरास करने का। और देखो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है ना हमारे देश में काफ़ी पवित्र इंस्टीट्यूशन है। मतलब मैरिज को हमारे देश में जिस लिहाज से देखा जाता है उस लिहाज से वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं देखा जाता। अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है तो मैरिज का जो ये इंस्टीट्यूशन है ना पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो जाएगा। फैमिलीज में एनार्की आ जाएगी। ये देखो देश हित में भी नहीं है, क्योंकि फैमिली देखो एक प्लेटफॉर्म है फैमिली वैल्यूज को अपहोल्ड करने का, और देश को सस्टेन करने में भी ये फैमिली वैल्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है, इवन लॉ कमीशन ने भी मना किया है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। और वैसे देखो ये जो इशू है क्रिमिनल लॉ है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। क्रिमिनल लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा, जबकि देखो हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में कल्चर जो है वो अलग अलग है, बहुत डाइवर्सिटी है। हर एक स्टेट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग हैं। लिटरेसी की प्रॉब्लम है,
महिलाओं की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की दिक्कत है, सोसाइटी में माइंडसेट की दिक्कत है, गरीबी, वास्ट डाइवर्सिटी, मतलब इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करना जरूरी है इससे पहले कि हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करें। सबसे लास्ट में अवेयरनेस भी देखो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से काम नहीं चलेगा, मोरल और सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करना जरूरी है। तो ये हमने उन आर्गुमेंट्स को डिस्कस किया जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के अगेंस्ट दिए जाते हैं। अब कंक्लूजन आप दीजिए, मतलब यूपीएससी में आपको मैरिटल रेप के बारे में लिखना है तो आप क्या कंक्लूजन दोगे? इस प्रकार का कंक्लूजन दिया जा सकता है कुछ कि हाँ, मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज तो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या समाज इसके लिए तैयार है? इससे पहले कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए ताकि इसका मिसयूज ना हो, और उससे भी ज़्यादा सोसाइटी में अपने आप से इक्वालिटी आना जरूरी है। मतलब देखो, हस्बैंड वाइफ अगर समझदार हैं, राइट्स को समझते हैं, तो मैरिटल रेप जैसी नौबत आती ही नहीं है। इस प्रकार से हमने मैरिटल रेप का पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसको हेड किया जा रहा था जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने 8 पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ फाइन लगाया। सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इन 8 पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप सिटीजन्स को इन्फॉर्म कीजिए कि आपके जो कौन से कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ कौन कौन से मामलों में क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था पॉलिटिकल पार्टीज को, आप ये भी बताइए कि आपने उन कैंडिडेट्स को क्यों चुना। आप सिर्फ ये नहीं बता सकते कि हाँ वो जीतने योग्य कैंडिडेट थे, विनेबिलिटी एक फैक्टर था जिसके आधार पर हमने इन कैंडिडेट्स को टिकट दी। आप ये बताइए किस क्वालिफिकेशन, किस अचीवमेंट और किस मेरिट के आधार पर आपने क्रिमिनल कैंडिडेट्स को टिकट दी है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का पालन नहीं किया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइन लगाया 8 पॉलिटिकल पार्टीज पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हम आपके ऊपर फाइन लगाते हैं। देखो 2004 में हमारे देश में 24% एमपीज ऐसे थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे, लेकिन 2019 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 43%। जब 2019 में जनरल इलेक्शंस हुए ना, तो तब ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 43%, यानी 43% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे। तो ये तो देखो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप बताइए जनता को जानने का अधिकार है कि आपने ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दी ही क्यों जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा था। और ना सिर्फ आप ये बताइए जनता को, बल्कि इसे पब्लिसाइज भी कीजिए, इसकी पब्लिसिटी भी कीजिए। लेकिन ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा नहीं किया गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइन लगाया है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये पहला केस नहीं है, मतलब ये पहली दफा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की हो। आज के समय में आप देखते हो ना कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, अखबारें न्यूज छापती हैं कि इस कैंडिडेट के पास से इतना पैसा है, इस कैंडिडेट के खिलाफ इतने केस चल रहे हैं। ये सब ना 2002 में मुमकिन हुआ था। पहले इलेक्शन में इस प्रकार का एफिडेविट कैंडिडेट्स के द्वारा नहीं फाइल किया जाता था, जिसमें उनके द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस का ब्यौरा दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट में 2002 के एक वर्डिक्ट के बाद पॉसिबल हुआ। ये वर्डिक्ट आया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर 2002 का केस। लेकिन देखो जब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया था ना कि इलेक्शन लड़ने से पहले कैंडिडेट एफिडेविट फाइल करें, तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को नलीफाई कर दिया जाए। उस समय एनडीए की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड कर दिया गया था ताकि कैंडिडेट्स को इलेक्शंस लड़ने से पहले कोई एफिडेविट नहीं जारी करना पड़े जिसमें वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त थी। इवन अमेंडमेंट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन अमेंडमेंट को नलीफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतलब ये क्या मजाक है भैया। तो उसके बाद से अभी तक ये चली आ रही है
कि इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स को एफिडेविट फाइल किया जाता है जिसमें वो अपने संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। सोचो कितनी अच्छी जजमेंट थी 2002 वाली। इवन देखो 2013 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की फुल बेंच ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपने फैसले में कहा हमारे देश में जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, ये पब्लिक अथॉरिटीज हैं, इसलिए ये आरटीआई के अंतर्गत आती हैं। पार्टीज को आदेश दिया गया सीआईसी के द्वारा कि आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट कीजिए ताकि पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी आए और जनता को जो भी सवाल पूछने हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो पूछ सकें। लेकिन देखो पॉलिटिकल पार्टीज तो बिल्कुल जिद्दी हो गई कि नहीं, हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी ही नहीं है। इस वजह से एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में आरटीआई लॉ को अमेंड करने के लिए, ताकि ये सीआईसी के इस ऑर्डर को फॉलो ना करना पड़े। लेकिन देखो पब्लिक ओपोजिशन काफी ज्यादा हुआ, इसलिए पार्लियामेंट से ये बिल जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। क्वेश्चन ये उठता है तो क्या फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने सीआईसी की इस ऑर्डर को माना? क्या पॉलिटिकल पार्टीज अब आरटीआई के तहत जवाब देती हैं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब पूरी तरह से आदेश की अवहेलना हो गई, कोई जवाब नहीं देता। पॉलिटिकल पार्टीज मानती हैं कि हम आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती और ये जो सीआईसी का ऑर्डर है इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। इवन देखो अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट के पिछले कार्यकाल में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी, ये तो बल्कि और भी ट्रांसपेरेंसी को खत्म करती है। काफी बार हमने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में डिस्कस किया है। रूलिंग पार्टी को एडवांटेज है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत। ऑपोजिशन को तो पता नहीं चल सकता कि रूलिंग पार्टी को कितना पैसा मिला है, लेकिन रूलिंग पार्टी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके ये पता करवा सकती है कि ऑपोजिशन को इस इलेक्टोरल बॉन्ड की सहायता से कितना पैसा मिला। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है देखो पॉलिटिकल पार्टीज तो डेमोक्रेसी का दिल है, मतलब कोर है डेमोक्रेसी का। पॉलिटिकल पार्टीज वो गवर्नमेंट बनाती हैं, वो ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं जिससे जनता की जनजीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यानी पॉलिटिकल पार्टीज जिन कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं वो मिलकर कानून बनाते हैं पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में। तो लोगों को ये तो जानने का अधिकार है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे फंक्शन कर रही हैं, कौन उन्हें डोनेट कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए वो पॉलिसी डिसीजन लेती हैं, कौन से प्रिंसिपल्स के आधार पर वो लेजिस्लेचर में किसी बिल को सपोर्ट करती हैं या फिर उनका विरोध करती हैं, कौन से प्रिंसिपल्स के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं या फिर रिजेक्ट करती हैं। देखो ये सब जनता को जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बार बार बोली है कि जो लॉ मेकर्स हैं उनको अपनी कंसाइंस पे ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसे स्टेप्स लिए जा सकें जिससे पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रांसपेरेंसी आए और वो लोग जिनका देखो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो किसी प्रकार से हमारे देश की पॉलिसी में, हमारे देश की पॉलिटी में यानी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट ना कर सकें। जस्टिस नरीमन और BR गवई ने ये कहा था ये सारी जो अपील्स हैं, मतलब कोर्ट ने जो ये सारी अपील की हैं लॉ मेकर से यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से या फिर MLA से, वो सब बेअसर साबित हुई हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट को आगे आना होगा कि सुप्रीम कोर्ट तब फैसला ले इस सिलसिले में। सिर्फ देखो फाइन लगाने से कुछ नहीं होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइन लगाया है 8 पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। जिस पॉलिटिकल पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा मिलता है उसके ऊपर देखो थोड़ा बहुत फाइन लगाने से क्या आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा? और देखो बात ये भी है ना कि एक बार कोई कैंडिडेट जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर MLA बन जाता है तो फिर कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कह देती है कि हमारी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा आदेश देना चाहिए जिसके तहत सभी स्टेट और जनरल इलेक्शंस में वो कैंडिडेट जिनके खिलाफ हीनियस क्राइम्स के तहत केस चल रहा है वो इलेक्शन लड़ ही ना सकें। और मतलब ऐसा कोई सिंपली आदेश सुप्रीम कोर्ट दे तब मजा आएगा, अदरवाइज तो देखो फाइन लगाने से कुछ नहीं होता है। और काफी बार तो सुप्रीम कोर्ट की भी गलती है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम वाला मामला जो है ना वो कितने सालों से अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट दे ना कोई टफ डिसीजन, देती नहीं है। ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था ना,
तो इंडिया ने ये कमिटमेंट की थी 2030 आते आते इंडिया 2005 में जितना एमिशन करता था ना, मतलब उस समय इंडिया की जितनी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी थी ना 2005 में, उससे 33 से लेके 35% इंडिया कम कर देगा। इंडिया 2030 आते आते 40% जो पावर जनरेट करेगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करेगा, और 2030 आते आते 2.5 से लेके 3 बिलियन टन ऑफ CO2 के इक्विवेलेंट का कार्बन सिंक इस्टेब्लिश करेगा। कैसे? फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करके और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा के, ताकि इतने टन जो CO2 है वो एब्जॉर्ब हो सके। ये सारी कमिटमेंट इंडिया ने की थी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में। अच्छी बात देखो ये है कि इन कमिटमेंट्स को फुलफिल करने में इंडिया काफ़ी आगे है। 5वें पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की 5वीं जो एनिवर्सरी है ना वो दिसंबर में है, नहीं जा चुकी है। दिसंबर 2015 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था और दिसंबर 2020 यानी पिछले साल 5वीं एनिवर्सरी जा चुकी है। तो उस समय G20 में इंडिया एकमात्र ऐसा देश था जो इस एग्रीमेंट को फुली कंप्लाई करने की दिशा में आगे चल रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, ये जो इंडेक्स है ये उन देशों की रैंकिंग जारी करता है जो देखो वर्ल्ड में कुल मिलाकर 90% जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं एमिट करते हैं। तो ऐसे देशों की कैसी परफॉर्मेंस है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की दिशा में, इस सिलसिले में एक रैंकिंग जारी की जाती है इस इंडेक्स के अंतर्गत। तो इस इंडेक्स में देखो इंडिया लगातार 2 साल टॉप 10 में आया है। मतलब कुल मिला के इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। अपना कमिटमेंट इंडिया पूरा कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके देखो बहुत सारे देश इंडिया पर दबाव डाल रही हैं कि इंडिया और ज़्यादा कमिटमेंट करे। आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं, भैया क्या सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के ऊपर ही है क्या क्लाइमेट चेंज को कम करने की? और भी तो देश है ना, USA जो ट्रंप के कार्यकाल में तो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर हो गया था, अब जाके दोबारा से ज्वाइन किया है जब बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया में 2-3 तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं इस इशू पर कि वो स्टेप ले रहे थे क्लाइमेट चेंज को कैसे मिटिगेट किया जाए। 2-3 प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है ऑस्ट्रेलिया में इस इशू पर। वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है ना CO2 एमिशन से संबंधित, इस डेटा के अनुसार 2030 आते आते चाइना और US 5 गुना ज्यादा एमिट करेंगे इंडिया की अपेक्षाकृत। इवन UK का जो एमिशन लेवल है ये 2030 में इंडिया से 1.5 टाइम्स हो सकता है। ब्राजील जहां पे देखो अमेजोन के घने जंगल हैं, वहां भी CO2 का जो एमिशन लेवल है वो इंडिया के बराबर हो सकता है। पिछले साल चाइना ने ये कहा कि 2060 आते आते हम कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेंगे, यानी जितना कार्बन एमिट करेंगे उतना ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। बट देखो उससे पहले तो चाइना से जो कार्बन एमिशन है वो ज़्यादा होगा। 2030 आते आते पीक पर आएगा चाइना का कार्बन एमिशन, उसके बाद कम होना स्टार्ट होगा। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये देखो एक टूल है इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस ट्रैकिंग गवर्नमेंट एक्शंस का। इस टूल से ये पता लगता है कि चाइना देखो अभी भी कोल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जबकि दूसरे देशों में जो कोल प्लांट्स हैं वो कम हो रहे हैं, बंद हो रही हैं। लेकिन वर्ल्ड की टोटल जितनी कोल कैपेसिटी है ना, आधी तो चाइना में है। चाइना कोल इंडस्ट्री को अभी भी समर्थन दे रहा है। USA जिसने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हाल ही में दोबारा से ज्वाइन किया, वो 2030 आते आते अपने एमिशंस को 50 से 52% कम कर देगा और 2050 आते आते नेट जीरो एमिशन के टारगेट तक पहुंच जाएगा। बट देखो USA में ऐसा अचीव करना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा इसके लिए। क्या USA इसके लिए राजी होगा, देखने वाली बात होगी। फ्रांस की गवर्नमेंट देख लीजिए, फ्रांस की गवर्नमेंट ने वहां पे एविएशन इंडस्ट्री को पैकेज देने से पहले ये कंडीशन रखी कि आप एमिशंस को रिड्यूस करने वाले कदम उठाइए। लेकिन एनालिस्ट ये कहते हैं देखो वो सिर्फ बातें थी, मतलब कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं रखी गई कि आप इतना एमिशन रिड्यूस कीजिए। क्लियर कट कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई।
और ना ही ऐसे कुछ गाइडलाइंस सरकार ने अपनाई कि फ्रांस में रेल को ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया की बात हमने कर ली। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, वहाँ पे 2-3 प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा भी हो चुका है इस इशू पर। तो हमने बाकी देशों की स्थिति देखी। अब आप इंडिया की बात कीजिए। इंडिया तो पूरे ट्रैक पे है। इंडिया ने कहा कि 2030 आते आते हम 40% जो पावर है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे। अभी देखो ऑलरेडी शेयर जो है वो 38.18% हो चुका है। तो हम ये जो पॉइंट है इसे जल्द ही अचीव कर लेंगे। इंडिया ने ये कहा था कि 2030 आते आते 2005 के लेवल पे हमारी जो एमिशन की इंटेंसिटी थी उसे हम 30 से लेके 35% कम कर देंगे। यही था ना, यहाँ पे देखिए 33 से 35 है, 30 से 35 नहीं, 33 से 35। तो ऑलरेडी इंडिया इसे बहुत कम कर चुका है। इंडिया इसे 20 से 25% तो ऑलरेडी कम कर चुका है। सरकार का एक टारगेट है कि 2022 आते आते 175 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हमारे देश में होगी, ये टारगेट है। और 2030 आते आते टारगेट है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का। पेंडेमिक के बाद इंडिया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे काफ़ी फोकस कर रहा है। सरकार ने जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जारी किया उसमें गवर्नमेंट ने 7 ग्रीन मेजर्स अनाउंस किए, इंक्लूडिंग 26.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बायोगैस एंड क्लीनर फ्यूल्स में, 3.5 बिलियन डॉलर्स का इंसेंटिव एफिशिएंट सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए, और 780 मिलियन डॉलर्स एलोकेट किए हैं एफोरेस्टेशन प्रोग्राम के लिए, पेड़ों को उगाने के लिए। काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स में इंडिया ने लीडरशिप प्रोवाइड की है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो बात यही है, डेवलप्ड नेशंस अपना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, आप एमिशन को कम कीजिए। लेकिन सच्चाई ये है, किसी भी इंडिपेंडेंट एनजीओ से आप असेस करवा लीजिए, इंडिया ने जो कुछ किया है वो अभी तक डेवलप कंट्रीज ने नहीं किया है, बल्कि डेवलप कंट्रीज को इंडिया से सीखने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि इंडिया पर और ज़्यादा प्रेशर डाला जाए। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।